चलिए दोस्तों, आज हम यहाँ पर सीखते हैं ये जो हमारे 3 स दिए हैं, इन तीनों स में क्या अंतर है ये हमें जानना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो हमारे तीनों वर्ण हैं, इनको हम ऊष्म व्यंजन के नाम से जानते हैं। हम इनको संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। तो आपको याद होगा जब हमने वर्णमाला पढ़ी थी तो वर्णमाला के अंदर हमने ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन जो नाम से पढ़े थे उसमें 4 व्यंजन पढ़े थे, 3 ये स और एक ह। लेकिन अब यहाँ पर हम इनके उच्चारण में अंतर देखना चाह रहे हैं, यानी हमसे अक्सर ये विद्यार्थी पूछते हैं कि इन तीनों में अंतर क्या होता है, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। अंतर इनमें कुछ भी नहीं है, तीनों का उच्चारण सेम ही होता है, लेकिन अंतर सिर्फ इसका उच्चारण स्थान अलग होने की वजह से अंतर हमें सुनाई पड़ता है। तीनों को हम स ही कहते हैं, लेकिन इन तीनों का जो स्थान है उच्चारण करने का वो अलग अलग होता है। जैसे इसमें हम देखते हैं, ये जो हमारा श है, इस श को हम तालु श कहते हैं, यानी हम कहते हैं इसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, वो तालु है। जो दूसरा श है इसको हम मूर्धा श कहते हैं और इसका जो उच्चारण है वो मूर्धा है, इसका उच्चारण स्थान यानी मूर्धा। और तीसरा जो हमारा स आता है इसको हम दंते से कहते हैं, इसका जो उच्चारण है वो दंते यानी दांत से होता है, दंत मूल यानी दांत के जड़ से होता है। ठीक, तो अब आप ये कह रहे होंगे कि मूर्धा किस स्थान को कहते हैं या तालु किस स्थान को कहते हैं, तो ये हमें समझ में नहीं आ रहा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर ना एक डिजाइन बना के आपको समझाती हूँ कि तालु किस स्थान को कहते हैं, मूर्धा किसको कहते हैं और दंते किसको कहते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं आपके दांत का फोटो बनाने की कोशिश करती हूँ। ये जो आपके दांत है, यानी आपके दांत नहीं, जो आपका जबड़ा, मुंह का जो ऊपर का जबड़ा होता है, हम ऊपर वाले जबड़े को बनाते हैं उल्टा करके। यहाँ पे ये दांत हो सकते हैं हमारे इस तरह से, ये दांत आ जाते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा यहाँ पर ऊपर का जबड़ा जो हमारा बना है, इसी में आपको उस स्थान को समझना है। हम बात करते हैं तालु की, तो ये तालु हमारा कौन सा स्थान होता है, ये स्थान, इस स्थान को हम तालु कहते हैं। चलिए, ये वाला स्थान हमारा तालु कहलाता है। ये जो स्थान है ये कौन सा, जैसे सपोज करो आप कोई भी खीरा खाते हो या ककड़ी खाते हो, तो जब अपने दांत को आगे से तोड़ते हो ना, जब उसे आगे से काटते हो, तो आपने देखा होगा जब आप कठोर चीज काटते हो तो आपके ऊपर वाले तालु की तरफ ना चोट लगती है, तो जहां पे जो वो चोट लगती है वही वाला स्थान जो है वो हमारा क्या कहलाता है, तालु कहलाता है। अब दूसरा स्थान आता है हमारा मूर्धा, यानी इसी तालु से आगे ये वाला जो स्थान है, जो हमारे नाक के जस्ट नीचे का हिस्सा बनता है, उसको हम कहते हैं मूर्धा। अब ये मूर्धा कैसे आप इसकी पहचान कर सकते हैं, जैसे आप बोलिए ट, जिस समय आप बोलते हैं ट, तो उस समय अपनी जीभ की पहचान करिए कि आपकी जीभ किस स्थान पर जाके ट बोल रही है। तो आपकी जीभ जिस स्थान के नीचे जाके मुड़ती है, मुड़ के उस स्थान को छूने की कोशिश करती है, वही स्थान हमारा क्या कहलाता है, मूर्धा कहलाता है। तालु कौन सा स्थान है, जो हमारे मूर्धा के आगे। और दंते, दंते हमारा ये स्थान आ जाता है, यहाँ पे दंत मूल यानी जो दांत है हमारा, ये वाला स्थान आ जाता है। तो हम समझ जाते हैं कि मूर्धा और दंते के बीच में हमारा यहाँ पर ये तालु हो गया। अब आपको इनका उच्चारण कैसे करना है, इनमें अंतर बस उच्चारण का होता है और कोई अंतर नहीं होता है। तो उच्चारण ये होता है कि जब हम इस श को बोलते हैं तो हमारी जो जीभ है वो इस स्थान के नीचे आके वाइब्रेट होनी चाहिए, जब हम बोलते हैं श, ठीक है। और जब हम बोलते हैं इस श को, तो इसमें हमारी जो जीभ है वो मूर्धा को छूनी चाहिए उसी तरीके से जिस तरीके से ट को बोलने में छूती है। यानी हम इसका श जब हम बोलते हैं श, तो हमारी जीभ मूर्धा की तरफ छूती है। तो मूर्धा यानी ये जो नाक के नीचे वाला स्थान है, तो अपने आप उच्चारण आ जाता है। जैसे हम बोलते हैं श, तो श बोलेंगे तो मूर्धा वाला स्थान आ जाए, इसीलिए इसको मूर्धा श कहते हैं। और जब हम तालु के नीचे इस श, तब हमारा ये तालु के नीचे आता है। ये जो हमारा स है, हमारी जो जीभ है
वो दांत को छूती है, यानी दंत मूल को। जो हमारा दांत है, दांत के नीचे की जड़ जो है, मसूड़ा जिसे आप कह सकते हैं उनके, उस स्थान को छूती है, तो ये हमारा दंत स कहलाता है, और ये स हमारे दांत को ही छूके। तो तीनों में बस इतना ही अंतर है, उच्चारण ये है। ये हो गया हमारा तालु श जो मूर्धा के नीचे, ये सॉरी ये हमारा जो श है, श तालु के साथ आ गया, ये श मूर्धा श, और ये स जो दंत है। सिर्फ इतना अंतर है इसमें। अब आप कहेंगे कि इसका प्रयोग कैसे करेंगे, तो देखिए प्रयोग जो है वो इसका कोई रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है। हाँ, कुछ किताबों में इसका नियम दे रखा है, लेकिन ध्यान रखिए कि इतना नियम काम नहीं करता जितने उसके अपवाद मिल जाते हैं। जब उसके अपवाद बहुत ज्यादा मिलते हैं तो ऐसे नियम का कोई फायदा नहीं है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, पहचान कैसे करेंगे, तो हम पहचान करेंगे कि जब हम पहली बार शब्दों को पढ़ेंगे तो अपने दिमाग में रखेंगे कि इस वाले शब्द में ये श आया है, तो हम उसी को लिखते समय भी अप्लाई करेंगे कि जब हमने इस शब्द को पढ़ा था तो हमारा कौन सा श था। ठीक है, तो हम इस तरह से इनको पहचान कर सकते हैं। यही एक तरीका है बताने के लिए। मैं आपको नियम भी बता सकती हूँ, लेकिन उस नियम का कोई फायदा नहीं है जिसके अपवाद बहुत ज्यादा आ जाए, तो ऐसा कोई नियम नहीं है। हाँ, थोड़ी सी आपको हिंट तत्सम और तद्भव शब्द में मिलती है, और तत्सम तद्भव शब्द की हिंट ये होती है कि आपका तालु श और मूर्धा श ये दोनों ही आपके संस्कृत शब्दों में बहुत ज्यादा प्रयोग होते हैं। कहाँ पर प्रयोग होते हैं? संस्कृत शब्दों में। यह ध्यान रखिएगा, ये संस्कृत शब्दों में जो आपके प्रयोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा, मैंने कहा है अधिकांश। आपको हिंदी शब्दों में भी इनका प्रयोग मिल सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन अधिकांश जो हमारे प्रयोग होते हैं वो संस्कृत शब्दों में होते हैं। और ये जो स है, दंत स, ये हमारा हिंदी शब्दों में प्रयोग होता है, यानी जो हमारे हिंदी के शब्द होते हैं उनमें इसका प्रयोग होता है। ध्यान दीजिए, हिंदी शब्दों में ये इसलिए आता है क्योंकि ये जो श है हमारा नीचे जो दंत स है, ये बहुत आसानी से बोलता है, लेकिन तालु श और मूर्धा श इन दोनों का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा पर थोड़ा सा स्ट्रेस पड़ता है, थोड़ा सा भार पड़ता है। और संस्कृत शब्दों में भी यही प्रक्रिया होती है कि जब हम संस्कृत शब्दों को उच्चारण करते हैं तो उनमें हमारे मुख में थोड़ा भार पड़ता है। इसलिए संस्कृत की तुलना में हमारी जो हिंदी भाषा है वो हमारी ज़्यादा सरल है और बोलने में हमारी बहुत अच्छी है, यानी कह सकते हैं कि हम उसको अच्छी तरह से बोल पाते हैं। तो इसीलिए संस्कृत के बाद हिंदी भाषा का जन्म हुआ कि वो उच्चारण सही होता है। तो ये इन तीनों में अंतर है। मुझे लगता है कि आप लोगों को ना ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए एक और हम पॉइंट लेते हैं। एक और पॉइंट है जिसमें विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि शब्दकोश व शब्द भंडार में अंतर। वैसे ये जो मैंने तीनों प्रश्न लिए हैं ये आप ही की कमेंट्स में मैंने उठाए हैं। आप लोगों में से ही किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि मैम इसमें अंतर बताइए, तीनों श में अंतर बताइए, ड ढ का प्रयोग कहाँ करें हम, बिंदी वाले बिना बिंदी वाले। और एक विद्यार्थी ने पूछा था कि शब्दकोश और शब्द भंडार में क्या अंतर है। तो मैंने आपकी कमेंट से ही इसको उठाया है। तो मैं समझती हूँ कि आपको ये जो डाउट था वो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। मैं आप लोगों को यहाँ एक बात कहना चाहती हूँ कि देखो, आप जो YouTube पर मुझे पूछते हैं मैं आपको बता देती हूँ, जहाँ पे जो भी आपके डाउट आ रहे हैं मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको नहीं बता सकती। मुझे अगर समय मिलेगा तो समय मिलने पर मैं आपको समय समय पर सारी चीजें बता दूंगी। जो भी आपके डाउट होते हैं आप पूछा करिए कमेंट्स में। लेकिन इसके साथ ही मैं आपसे ये कहूंगी कि छुटकी छुटकी चीजों को पूछने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि आप एकदम शुरुआत से अंत तक मेरा कोर्स कंप्लीट कर लें। आप मेरी ऐप पर जाकर निधि एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, वहां आप मेरा ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं। वहां पर जो मैं शुरुआत करती हूँ वर्णमाला से लेकर पूरा अंत तक,
जब आप उन क्लास को आराम से पढ़ेंगे एक तरफ से, एक सिरे से, तो आपके जितने भी डाउट हैं सब क्लियर हो जाएंगे। और कभी आपको लगता है कि कुछ छूट गया तो आप उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। दोबारा देखिए कि मैंने किसी चीज को कैसे समझाया है। मैं बहुत आराम से समझाती हूँ, धीरे समझाती हूँ। कई बार तो बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह की क्वेश्चन करते हैं, मैम जरा जल्दी पढ़ाया करिए, धीरे हो जाता है। लेकिन मैं चाहूँ तो आपको बहुत तेज पढ़ा सकती हूँ, लेकिन क्या फायदा आपको जब समझ ही नहीं आएगा। तो आप जिस तरीके से समझ सकते हैं उस तरह से मैं पूरा बढ़ाती हूँ। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं इन दोनों में भी। ये जो दोनों शब्द हैं इनमें कोई अंतर नहीं है। अगर हम शब्दार्थ देखें तो इन शब्दार्थ की दृष्टि से इनके अंदर कोई अंतर नहीं है। दोनों के अंदर बस ये है कि शब्दों का भंडार यानी शब्द इकट्ठे होना। लेकिन अगर हम भावार्थ देखें तो भावार्थ के दृष्टिकोण से इन दोनों में अंतर आ जाता है। क्या अंतर आता है? ये जो शब्दकोश है, शब्दकोश हम डिक्शनरी को कहते हैं, यानी एक ऐसी पुस्तक जिस पुस्तक में हमने किसी भाषा के पूरे शब्दों को समाने की कोशिश करी हो, उस पुस्तक को हम शब्दकोश कहते हैं। ठीक है। और शब्द भंडार हमारा ऐसा होता है कि हम किसी के लिए प्रयोग करते हैं कि तुम्हारे शब्द भंडार में ऐसी चीज नहीं है। कहने का मतलब एक व्यक्ति किसी भाषा के जितने शब्दों को जानता है उसके पास उस चीज को हम एक कह देते हैं कि शब्द भंडार। हालांकि इनमें कोई अंतर नहीं है शब्दार्थ के रूप में, बस भावार्थ में है। शब्द भंडार शब्दों का खजाना, यानी शब्दों की संख्या, कि आपके पास शब्दों की कितनी संख्या है, उस चीज को शब्द भंडार कह देते हैं। और शब्दकोश एक प्रॉपर वे में एक नाम है उस पुस्तक का जिस पुस्तक के अंदर हमारे शब्द लिखे होते हैं किसी भी भाषा के। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हम सामान्य हिंदी की छोटी छोटी बातों को पढ़ते रहेंगे। ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे आगे बढ़ाइए, अपने दोस्तों को दिखाइए। चलिए आज के लिए इतना ही ज्ञान काफी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। धन्यवाद।